चलिए देखते हैं। देखिए, जो पाठ्यक्रम की संरचना मैं बता रहा था, तो इसमें 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब वो 30 क्वेश्चंस को कई भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो आपको कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पढ़ना है विकास की अवधारणा, यानी विकास क्या होता है और विकास का इसके अधिगम के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है। फिर देखिए, बालकों के विकास के सिद्धांत, यानी बालक का विकास कैसे कैसे होता है, इसके क्या सिद्धांत। फिर देखिए, बालक के विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए, कुछ समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं। इसमें देखिए, सामाजिक विश्व एवं बालक, यानी समाज में एक बालक के ऊपर एक शिक्षक का, एक अभिभावक का और समकक्ष व्यक्ति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और वो उनके साथ किस प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, बालक के विकास से संबंधित, बालकों के अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांतों को भी हमें पढ़ना है, जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की। यानी इन लोगों का क्या योगदान है, इन लोगों ने इन बच्चों के बाल विकास अधिगम के बारे में क्या बताया है, ये सभी हमें पढ़ना है। उसके बाद फिर देखिए कि जो बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, यानी ऐसी कौन सी शिक्षा पद्धति है जो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, यानी बाल केंद्रित, और उसमें बच्चों की प्रगति होती है, यानी एक जगह रुके नहीं रहेंगे, यानी उनकी निरंतर प्रगति होती रहेगी। तो इस प्रकार की शिक्षा क्या है। उसके बाद फिर देखिए, बौद्धिकता है, यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में है कि बुद्धि से संबंधित जो क्या क्या चीजें हैं उसको हम पढ़ेंगे, बुद्धि किसे कहते हैं, फिर बुद्धि के कितने सिद्धांत होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बहुआयामी बुद्धि क्या होती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि बच्चों का जैसे भाषा क्या होती है, वो किस प्रकार से भाषा सीखते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से विचार आते हैं, किस प्रकार से विचार बनते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, यानी एक समाज जब बनता है तो उसमें दोनों लिंग यानी महिला और पुरुष दोनों का योगदान होता है। और इस योगदान में देखिए, कुछ लोग जो है कि किस प्रकार से लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं और पक्षपात करते हैं, कुछ पूर्वाग्रह होते हैं जिनके आधार पर ये भेदभाव किया जाता है। तो यानी इन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, यानी ये सब जो क्वेश्चंस थे आपको कितने नंबर के रहेंगे, 30 में 15। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अभी इसमें और भी चीजें हैं। जैसे देखिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर क्या होता है, यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, उनकी भाषा, उनकी जाति, उनका समुदाय, धर्म, इन सब के आधार पर किस प्रकार के मतभेद होते हैं और लोगों के द्वारा किस प्रकार के मतभेद किए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के बीच अंतर। ठीक है, यानी मूल्यांकन से संबंधित टॉपिक है। इसमें देखिए कि अधिगम का मूल्यांकन कैसे करेंगे और अधिगम और मूल्यांकन के बीच क्या अंतर है। फिर विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसके पर्सपेक्टिव देखेंगे और इसका बिहेवियर देखेंगे, यानी ये इस पर कैसे उपयोगी है और इसका क्या इस्तेमाल है आजकल की शिक्षा व्यवस्था। फिर उसके बाद देखिए, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, यानी बच्चों की तैयारी के स्तर को आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे, जिसके आधार पे आप अपनी कक्षा में बच्चों का आकलन करेंगे। ठीक है। फिर देखिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचिक चिंतन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको उपयुक्त प्रश्न तैयार करने होंगे। यानी ये जो क्वेश्चन है वो किससे है, यहाँ मूल्यांकन है और यहाँ क्या है, आकलन। यानी आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, 5 नंबर जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे समावेशी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं,
आज की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा की क्या उपयोगिता है और समावेशी शिक्षा किन बालकों के लिए लाई गई है, किन के लिए इसका जो प्रावधान है वो किया गया है। फिर उसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चे क्या होते हैं, अक्षम बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, रचनात्मक बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत देखें। फिर उसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन आता है अधिगम और अध्यापन से, यानी लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें आप देखेंगे कि बालक जो होते हैं वो कैसे सोचते हैं, ठीक है, फिर कैसे और क्यों बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं, क्या कारण होता है, क्योंकि आपको एक टीचर के रूप में ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर देखिए अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं। ठीक है, यानी अधिगम और अध्यापन की जो बेसिक फंक्शन है वो क्या क्या है। ठीक है, बालकों की देखिए अधिगम की कार्यनीतियां क्या होती हैं, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम किस प्रकार से होता है, यानी सामाजिक क्रियाकलाप करते हुए बालक किस प्रकार से अधिगम करते हैं, यानी किस प्रकार से चीजें सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे अधिगम का सामाजिक संदर्भ देखेंगे, यानी अधिगम जो होता है वो सामाजिक संदर्भ में किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। फिर देखें कि एक बालक जो होता है वो समस्या का समाधान कैसे करता है, और वो एक नन्हा वैज्ञानिक कैसे होता है, अन्वेषक कैसा होता है। कोई बालक जो है किस प्रकार से चीजों का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, वो किसी चीज के बारे में किस प्रकार से खोज करता है, किस प्रकार से रिसर्च करता है, ये सारी चीजें भी आप एक टीचर के रूप में बच्चे में ढूंढेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि बालकों में अधिगम कराने की जो वैकल्पिक संकल्पना क्या है। वैकल्पिक का मतलब कि आप केवल क्लास में ही नहीं सिखाएंगे, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी करके भी किस प्रकार से अधिगम करवाएंगे। ठीक है, अब फिर विभिन्न चरणों में जो बालक किस प्रकार की गलतियां करता है, किस प्रकार की त्रुटियां करता है, ये सब भी आपको देखना है और फिर उसमें सुधार करके बच्चों को सिखाना। ठीक है, फिर देखिए बोध और संवेदना क्या होती है, फिर प्रेरणा क्या होती है, यानी कॉम्प्रिहेंशन और सेंस। ठीक है, सेंसेस, और उसके बाद मोटिवेशन। इन सब का क्या उपयोग है एक छोटे बालक के लिए, और एक टीचर को इसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए कुछ निजी कारण होते हैं जो बच्चों के अधिगम में योगदान देते हैं, और कुछ पर्यावरणीय कारक हैं तो वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, फिर ये हो गया आपका सीडीपी वाला पार्ट। फिर देखेंगे भाषा वन। भाषा वन में देखिए आपको, यदि आप भाषा में भी थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है कि जैसे आप भाषा वन के लिए जिस सब्जेक्ट को चुनेंगे तो उसके क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, और यदि भाषा टू के रूप में आप चुनेंगे तो उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा लो होता है। तो ये ध्यान से देखना है। यदि आपने जैसे भाषा वन के रूप में हिंदी को चुन लिया तो उसके प्रश्न जो होंगे थोड़ा साहित्यिक प्रश्न भी हो सकते हैं, और प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है। देखिए उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको कुछ अनसीन पैसेज रहेंगे, अपठित अनुच्छेद रहेंगे। ठीक है, और 2 अनुच्छेद रहेंगे, एक गद्य रहेगा और एक नाटक या कविता हो सकती है, जिसमें से आपको बोधगम्य प्रश्न पूछे जाएंगे, निष्कर्ष आधारित पूछे जाएंगे, कुछ व्याकरण से भी संबंध पूछे जाएंगे, और कुछ मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, फिर देखिए जो गद्य अनुच्छेद होगा वो या तो साहित्यिक हो सकता है, ठीक है, या वैज्ञानिक लेख हो सकता है, या कोई डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक हो सकता है, या कोई तार्किक लेख हो सकता है। यानी इनमें से किसी भी प्रकार का गद्य पैसेज, अनसीन पैसेज होगा जिससे आपको प्रश्न पूछे जाए। ठीक है, तो ये 15 नंबर का आपको आता है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का जो प्रश्न है वो भाषा विकास और उसके अध्यापन से संबंधित है। यानी भाषा का अधिगम और अर्जन आप किस प्रकार करेंगे, और भाषा को पढ़ाने यानी अध्यापन के क्या सिद्धांत हैं, यानी आप क्लास में बच्चों को भाषा किस प्रकार से सिखाएंगे, किस प्रकार से उनको अर्जित कराएंगे, और किस प्रकार से पढ़ाने पर उनका जो अर्जन है, अधिगम है, बेहतर हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी। उसके बाद देखिए सुनने और बोलने की क्या भूमिका होती है, बालक किस प्रकार सुनकर बोलकर भाषा सीखता है, और उसको हम किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें देखिए, फिर आगे देखिए यहाँ
कि मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णय, यानी किसी भी मौखिक और लिखित विचार के लिए, संप्रेषण के लिए, वार्तालाप के लिए भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका है, ये चीजें हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की क्या चुनौतियां होती हैं, यानी अगर आपका जो एरिया है किसी दूसरी भाषा भाषी क्षेत्र है तो वहाँ पे आप उस भाषा से अलग जो कोई भाषा है उसको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या त्रुटियाँ आएंगी, क्या समस्या आएंगी, ये सब चीज़ों को भी देखना है। फिर उसके बाद देखिए भाषा कौशल क्या होता है, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन कैसे आप करेंगे। फिर उसमें देखिए कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी ये भाषा के मुख्यतः 4 पार्ट हैं जिसके माध्यम से आप भाषा सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अध्यापन में अधिगम सामग्रियां क्या होती हैं, पाठ्य पुस्तक होती है, मल्टीमीडिया सामग्री होती है, कक्षा बहुभाषाई संसाधन होते हैं, यानी कक्षा में आप पढ़ाते समय, भाषा पढ़ाते समय किस प्रकार के लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ों के बारे में देखना, और वो किस प्रकार से प्रभावी होते हैं इनको भी देखना। फिर देखिए भाषा 2 है जो वो उसी प्रकार से है जैसे भाषा 1 में था कि सेम चीज है, बस खाली अंतर यह है कि भाषा 1 में आप किसी दूसरी भाषा का चुनाव करेंगे और भाषा 2 में किसी दूसरी भाषा। तो ये जो है सेम उसी तरह से 15 प्रश्न रहेगा जो बोधगम्यता से रहेगा, कंप्रिहेंशन अनसिन पैसेज आएगा, 15 प्रश्न भाषा विकास से संबंधित रहेगा, और उसके बाद फिर देखिए यानी 15-15 30। अब देखिए है गणित का, यानी गणित के जो प्रश्न रहते हैं वो 30 प्रश्न, तो 30 में से 15 प्रश्न जो रहेगा वो गणित की विषय वस्तु से रहेगा, यानी कि गणित का जो सामान्य स्तर का ज्ञान है उससे रहेगा, और जो 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपको पैडागॉजी से, जिसको आपको खंड ख के तहत, यानी गणित को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाने के क्या तरीके होते हैं, गणित पढ़ाने की क्या सिखाने के क्या पैटर्न होते हैं, गणित पढ़ाने के लिए आपको किन किस टूल का प्रयोग करना पड़ता है, उसमें क्या चुनौतियाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यानी हर यूनिट में आपको देखिए 15 क्वेश्चंस जो होंगे आपके उस विषय से संबंधित बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, पैडागॉजी से होंगे, यानी शिक्षण शास्त्र से। उसी प्रकार से देखिए 5वां यूनिट जो है पर्यावरण अध्ययन है, इसमें पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इन सब टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें देखिए परिवार और मित्र, रिलेशन, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, यानी इन सब से संबंधित 15 प्रश्न रहेंगे, और फिर 15 प्रश्न किससे रहेंगे, अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी पैडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अभी हम लोगों ने देख लिया कक्षा 1 से लेके 5 का सिलेबस, यानी आप जब इसमें देखेंगे, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सभी 5 भाग हैं उन पांचों भागों में 15 क्वेश्चंस जो है आपका कहाँ से आता है, शिक्षण शास्त्र, यानी जिसको आप लोग कहते हैं पैडागॉजी, यानी किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसका पढ़ाने का तरीका आपको पता होना चाहिए यदि आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे 15 क्वेश्चन जो हैं पैडागॉजी के पूछे जाते हैं, यानी आप जब जोड़ेंगे तो 15 क्वेश्चंस करके, यानी 5 भाग हैं तो 75 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो आपका कहाँ से आता है, पैडागॉजी। यानी आप पैडागॉजी अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरे सीटेट के पेपर में 150 में से आपका आधा क्वेश्चन तो पैडागॉजी से ही हो जाएगा। उसके बाद जो है बाकी का बचा 75 क्वेश्चंस, उसमें से आप अगर बहुत कम भी तैयार कर पाते हैं, आप फैक्ट उतना नहीं तैयार कर पाते हैं, लेकिन अगर आधा नंबर भी लाते हैं आप 75 में से, यानी 37 या 38 नंबर भी लाते हैं, तो आपका नंबर बहुत आसानी से सीटेट में 100 या 110 के
पार हो जाएगा। यानी अगर सीटेट पास करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी जो है वो क्या है, शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी, तो इसको आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो ये था अभी कक्षा 1 से लेके 5 तक का सिलेबस। अब देखिए अगला जो है वो है कक्षा 6 से लेके 8 तक का सिलेबस। अब इसको देखिए क्या है, जब मैं इसमें बताऊंगा तो इसमें आपको सीटेट और यूपीटेट दोनों का सिलेबस मैं तुलना करके बताऊंगा। पहले सीटेट का बता दूंगा, फिर उसके बाद देखिए जो अब मैंने अभी बताया आप लोगों को कक्षा 1 से लेके 5 तक का सिलेबस। अब देखते हैं कक्षा 6 से लेके 8 तक का सिलेबस। ठीक है, तो कक्षा 6 से लेके जो 8 तक का सिलेबस होता है वो देखिए क्या क्या होता है। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले जिस प्रकार आपने उसमें देखा कि यहाँ भी आपको सीजीपी से 30 क्वेश्चन आता है, जिसमें से इसको 2 भागों में बांटा रहता है 15-15। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे आपने वहाँ देखा था कि ये जो सीजीपी वाला पार्ट है पूरा पूरा उससे मिलता जुलता है। अंतर बस यही है कि आपको इसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 6 से लेके 8 तक के बच्चों की उम्र के अनुसार होते हैं। ठीक है, यानी जो बच्चे 6 से लेके 8 तक पढ़ते हैं उनकी उम्र होती है 11 से लेके 14 वर्ष। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो वहाँ आपको देखना था कि 6 से लेकर 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, अब यही सारी चीज़ें हमको देखनी होगी 11 से लेके 14 वर्ष। यानी यही सिद्धांत, यही सारी चीज़ें अवधारणाएं, बस इसमें बच्चों की उम्र चेंज हो जाएगी। और जैसे ही उम्र बदलती है तो आप समझते हैं कि बच्चों की बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, जो विकास का स्तर होता है, जो सोच समझ की क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें भी उसी प्रकार से हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भाषा का है, तो भाषा 1 में भी उसी प्रकार से जैसे कक्षा 1 से लेके 5 में आपने देखा कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 में से 15-15 2 भाग रहेंगे। ठीक है, तो 15-15 2 भाग रहेंगे, जिसमें आपको 15 जो रहेगा पेडागॉजी रहेगी और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके उस भाषा से संबंधित रहेंगे, जिसमें आपको कुछ कंप्रिहेंशन रहेंगे, कुछ व्याकरण रहेंगे, कुछ अवधारणात्मक प्रश्न रहेंगे। तो ये चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भाषा 2 में भी उसी प्रकार से रहेगा कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 में से 15 क्वेश्चन जो रहेंगे उस भाषा से संबंधित मूल चीज़ों पर रहेंगे, जैसे उस भाषा में बोधगम्यता क्या होती है, उसका व्याकरण क्या होता है, उसमें मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ साहित्यिक प्रश्न होंगे, मतलब पूरी तरह से उस लैंग्वेज से संबंधित होंगे। ठीक है, और जो 15 प्रश्न होंगे वो किससे होंगे, आपके पेडागॉजी से। ठीक है, अब उसी में देखिए मैंने भी बताया था आपको कि अब यहाँ जो होता है यानी सीडीपी और लैंग्वेज, वो तो चाहे कला वर्ग के हों आप, चाहे विज्ञान वर्ग के, आपको तो वो कॉमन रहता है, करना ही है। उसके बाद आप यदि विज्ञान वर्ग के हैं या फिर कला वर्ग के हैं तो उसके लिए आपके क्वेश्चन जो हैं अलग रहते हैं। तो कला वर्ग के जो क्वेश्चन होते हैं वो कला वर्ग के स्टूडेंट को करने होते हैं, और विज्ञान वर्ग के क्वेश्चन जो होते हैं विज्ञान। इसको भी देखिए जनरली क्या है कि 60 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागॉजी से होते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया गया है कि जैसे गणित और विज्ञान वाले जो विद्यार्थी हैं उनको देखिए कि गणित से 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, गणित से 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्नों में जो है 20 प्रश्न जो हैं वो गणित से रहेंगे और 10 प्रश्न जो रहेंगे वो पेडागॉजी से रहेंगे। कहने का मतलब जो मैंने अभी यहाँ ही बताया कि इस टोटल 60 नंबर का जो क्वेश्चंस है उसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन यानी 30 गणित और 30 विज्ञान। अब इस 30 गणित 30 विज्ञान में से 20 क्वेश्चन जो है वो गणित से, प्योर गणित से रहेगा। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन रहेगा वो पेडागॉजी से रहेगा। फिर उसी प्रकार विज्ञान में भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा, 20 क्वेश्चन विज्ञान से प्योर रहेगा और 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो पेडागॉजी से। यानी जब आप देखेंगे कि दोनों पेडागॉजी के जो क्वेश्चन है वो मिला के कितने हो जाएंगे, 20 प्रश्न। ठीक है, यही मैंने अभी यहाँ पर बताया।
ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी आपको 20 क्वेश्चन पेडागोजी से रहेंगे, 40 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से। अब इसमें देखिए, आप अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो आप देख ले रहे हैं कि इसमें जो मैथ का सिलेबस है वो छोटे क्लास के बच्चों का, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 क्लास के बच्चों का स्तर है। आपको बहुत हाई स्कूल इंटर के सिलेबस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक गणित जो है वो जानते रहेंगे, बेसिक गणित पढ़ाना जानते रहेंगे, तो वो क्वेश्चन को आप सब कर लेंगे। और इन गणित को पढ़ाने के लिए आपको किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, किस प्रकार के आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, इनके सारे बारे में पढ़ने के लिए आपको पेडागोजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, विज्ञान से है तो 20 क्वेश्चन विज्ञान से बेसिक क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन पेडागोजी के। तो ये हो गया आपका सिलेबस जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित, यानी साइंस से। अब देखिए, अगर आप कला वर्ग के हैं, यानी कला वर्ग से आप भरते हैं फॉर्म, तो उसमें आपको ये है ना कला, इसमें भी उसी प्रकार से देखिए बटा हुआ है। अब यहाँ क्या है कि वहाँ साइंस की तरह दो भागों में से नहीं बांटा गया, यानी गणित और विज्ञान में। यहाँ क्या है कि 60 में से आपके 40 प्रश्न जो रहेंगे कला वर्ग के विषयों से रहेंगे, और 20 प्रश्न जो रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे, पेडागोजी से रहेंगे। तो ठीक है, तो यानी 40 और 20। अब 40 और 20 में आपको पढ़ना क्या, 20 में तो पेडागोजी है, आप बार बार आप देख रहे हैं कि पेडागोजी हर चीज पढ़नी है। अब इसमें 40 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें से देखिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे इतिहास से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इतिहास में भी देखिए ज़्यादातर आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, देख लीजिए। इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो देखिए शुरुआत में, यानी प्राचीन इतिहास से। फिर उसके बाद देखिए प्राचीन इतिहास के बाद देखिए, फिर धीरे धीरे प्राचीन इतिहास के बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत या दिल्ली के सुल्तान यानी मध्यकाल में। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत के बाद आज़ादी, और आज़ादी के बाद यानी नेहरू जी के, या जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, तो वहाँ तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। उसके बाद देखिए भूगोल है, तो भूगोल में भी कक्षा 6 से 8 की किताब में देखेंगे आप, तो जो सिलेबस दिया गया है बेसिक क्वेश्चन, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो तीसरा है वो है राजनीतिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यानी आपको थोड़ा बहुत समाज से और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना है। तो ये जो पढ़ लेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन तो आपको पेडागोजी के करने ही हैं। तो ये देखिए, ये था अभी आपका कक्षा 6 से लेके 8 का सिलेबस। अब देखिए आप लोग एक चीज़ पूरी तरह से एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी पढ़े बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। तो आपको यदि सीटेट पास करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई भी टीचर आपको यदि क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाता है, ऑनलाइन क्लास में से एनसीईआरटी पढ़ाता है, तो वो सारी चीज़ों को उतना डिटेल से नहीं पढ़ा पाता है समय के अभाव में। तो इसमें आपको अपने से भी मेहनत करनी होगी। हाँ, टीचर पढ़ाएगा जरूर, लेकिन टीचर्स जो है जल्दबाजी में पढ़ाते हैं, जिसके वजह से आपको कुछ चीज़ें जो है छूट जाती हैं। तो आपका उत्तरदायित्व तो होता है कि आप अपने से भी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए और थोड़ा समय लीजिए। जल्दबाजी नहीं कि परीक्षा फॉर्म भर दिए, अब 1 महीने 2 महीने बचे हुए हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, तो एनसीईआरटी इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक इन तीनों विषयों को पढ़ना है, तो उसमें टाइम लगेगा, और टाइम देकर पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद होगा और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का कोई डर रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो अब देखिए हम लोगों ने देख लिया कि सीटेट का देखिए कक्षा 6 से लेके 8 का सिलेबस, और उसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि कक्षा 1 से लेके 5 तक का सिलेबस।